Dear students, I hope you all are fine and your study is going on very well and you are doing your work very well at your home. Last time we have discussed about methods of preparation of colloids. Before that we studied that leophobic colloids or leophobic salts cannot be prepared directly by mixing the dispersed phase into dispersion medium. We have to use special methods for the preparation of leophobic salts. So dear students, we studied about disintegration methods or condensation or aggregation methods. So dear students, in the colloidal solutions, while preparing the colloidal solution, small amount of electrolyte is required. Usually it happens that while preparing the colloidal salts, excessive amount of electrolyte is used. That excessive amount of electrolyte must be removed from the colloidal salt because excess amount of electrolyte results in precipitation of colloids. So dear students, today we are going to deal purification of a colloidal solution. तो देखिए when a colloidal solution is prepared, quite often it contains excessive amounts of electrolytes which are crystalloidal in nature, whereas only trace amount of electrolyte is required. जब भी हम colloids को prepare करते हैं तो जनरली क्या होता है, एक्सेस अमाउंट में हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट रह जाता है colloidal सॉल्यूशन के अंदर, तो जबकि हमें जो है इलेक्ट्रोलाइट की ट्रेस अमाउंट बहुत कम अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है. एक्सेसिव अमाउंट जो होती है इलेक्ट्रोलाइट की वो colloidal सॉल्यूशन को प्रेसिपिटेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, वो उसको कोगुलेट कर देती है, प्रेसिपिटेट बना देती है. So we have to remove that excess amount of electrolyte from the colloids. So this process of reducing the impurities or excess amount of electrolyte from the colloidal solution is known as purification of colloids. So purification of colloids में first method is dialysis. Dialysis में ये जो method है, this method the process of separating the particles of colloids फ्रॉम दोज ऑफ क्रिस्टलॉइड्स. अभी हमने जो बात की है कि कोलॉइड्स के अंदर जो है एक्सेस अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट रह जाता है, तो इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो क्रिस्टलॉइडल नेचर का होता है, यानी कि उसका पार्टिकल साइज लेस देन 1 नैनोमीटर होता है. तो उस केस में डायलिसिस प्रोसेस से कैसे हम सेपरेट करेंगे कि प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड्स फ्रॉम दोज ऑफ क्रिस्टलॉइड्स बाय डिफ्यूजन ऑफ द मिक्सचर थ्रो ए पार्चमेंट और एनिमल मेम्ब्रेन. पार्चमेंट पेपर होता है, ये एनिमल मेम्ब्रेन की बनी हुई फिल्टर पेपर जो शीट होती है, उसके थ्रू हम colloidal सॉल्यूशन के मिक्सचर को पास करते हैं. देन व्हाट वी सी दैट पार्टिकल्स ऑफ द क्रिस्टलॉइड्स और इलेक्ट्रोलाइट या क्रिस्टलॉइड के पार्टिकल हैं वो तो उस पार्चमेंट पेपर से पास हो जाते हैं और colloidal सॉल्यूशन के पार्टिकल उसमें से पास नहीं हो पाते. इस तरीके से हमारे पास जो है रिक्वायर्ड मिनिमम अमाउंट में हम इलेक्ट्रोलाइट को रख सकते हैं और हम colloidal सॉल्यूशन को प्योरीफाई कर सकते हैं. तो डायलिसिस प्रोसेस के लिए जो डिवाइस यूज करते हैं, जो ऑपरेटस यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डायलाइजर, उसको बोला जाता है. सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द figure of dialyzer. The apparatus used for dialysis is called dialyzer. तो डियर स्टूडेंट, डायलाइजर की फिगर यहाँ पर देखेंगे. डायलाइजर में क्या होता है कि यहाँ पर एक कंटेनर या वेसल है विच इज फिल्ड विद डिस्टिल्ड वाटर के साथ फिल्ड है. यहाँ पर हमने क्या करेगा, इसमें यहाँ पर बीच में है हमने एक पार्चमेंट मेम्ब्रेन या एनिमल मेम्ब्रेन का एक बैग जो है, बैग की फॉर्म उसको लिया हुआ है और ये फनल जो इसके अंदर ऐड कर रखी है. और यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, एडिशन ऑफ इम्प्योर सोल को ऐड करेंगे. साथ में क्या है, यहाँ से इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, जो हमने इलेक्ट्रोड लगा रखे हैं नेगेटिव पॉजिटिव के, पहले इसको डिस्कस करते हैं. यहाँ से हम क्या करेंगे, इम्प्योर सोल को ऐड करेंगे. और यहाँ देखो जो लार्ज पार्टिकल साइज वो कोलॉइड्स का है और स्मॉल है डॉट से रिप्रेजेंट किया गया उसको क्रिस्टलॉइड्स हैं. तो इम्प्योर सोल को यहाँ से ऐड करेंगे. और ये पार्चमेंट मेम्ब्रेन का बैग जो बना हुआ है, तो हमने इसका प्रिंसिपल जो पढ़ा था उसमें ये पढ़ा है
कि क्रिस्टलॉइड के पार्टिकल वो तो पास हो जाते हैं, कोलॉइड्स के पार्टिकल पास नहीं होते हैं। सो यहाँ से क्रिस्टलॉइड के पार्टिकल इसमें से पास होकर डिस्टिल्ड वाटर में आते रहेंगे और कोलॉइड जो है इसी के अंदर बैग में प्रेजेंट रह जाता है। अब होंगे क्या कि वाटर में जब क्रिस्टलॉइड्स प्रेजेंट होंगे तो वाटर से दोबारा अंदर भी आ सकते हैं, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ से वाटर को कंटिन्यूसली क्या करते हैं, इसको रनिंग कराते हैं, वाटर ऐड करते हैं यहाँ से, और इस साइड से हम सॉल्यूशन ऑफ क्रिस्टलॉइड्स को रिमूव करते रहते हैं। यू कैन से रनिंग वाटर हम इसके थ्रू पास कर रहे हैं ताकि क्रिस्टलॉइड के पार्टिकल इसमें से रिलीज होकर के बाहर निकल जाए। अब इसकी बात करते हैं कि ये जो हमने इलेक्ट्रोड जो लगा रखे हैं दो, ये इस तरीके से लगा रखे हैं। जनरली जो है ये जो प्रोसेस होता है स्लो होगा, तो टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ द प्रोसेस, टू मेक द प्रोसेस फास्टर, हमने इलेक्ट्रोड्स को लगा रखा है। तो उससे क्या होगा, तो मोर जो फास्टली दिस प्रोसेस विल टेक प्लेस, दिस प्रोसेस विल टेक प्लेस। सो डियर स्टूडेंट्स, impure soil is filled with bag made up of parchment paper which is suspended in a vessel containing distilled water. Impure soil is allowed to pass through bag. Colloidal particles remains in bag whereas crystalloid particles are removed. The most important, ये जो हम डायलिसिस का प्रोसेस यूज कर रहे हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन डायलिसिस की क्या है, इट इज यूज इन प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड इन द आर्टिफिशियल किडनी। जब बॉडी की किडनी जो है वर्किंग करना जो है बंद कर देती है, फेल हो जाती है किडनी, इन दैट केस उन पेशेंट्स को जो ट्रीट करने के लिए आर्टिफिशियल किडनी का जो प्रोसेस होता है, दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन दिस डायलिसिस प्रोसेस। सेकेंड मेथड इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। बिफोर स्टडिंग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, हमने जब ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन को डिस्कस किया था, देन वी स्टडीड दैट colloidal solution can pass through the simple filter paper या ordinary filter paper but cannot pass through the parchment paper or animal membrane। तो उसी प्रिंसिपल का यूज करते हुए हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड का यूज कर रहे हैं। तो देखो इसमें ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर इज परमेएबल टू कोलोइडल डिस्पर्सन एज वेल एज टू ट्रू सॉल्यूशन, यानी कि ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर जो है वो कोलोइडल डिस्पर्सन को और ट्रू सॉल्यूशन को परमिट करता है पास होने के लिए, एंड कैन नॉट बी यूज टू फिल्टर सोल्स, सोल्स को फिल्टर करने के लिए यूज नहीं कर सकते। तो हम इसीलिए ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर को कोलोइडल सॉल्यूशन फिल्टर करने के लिए यूज नहीं कर सकते, बट हम अगर उसमें फिल्टर पेपर में, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर में कुछ चेंज कर दें, तो चेंज करने से हम उसको यूज कर सकते हैं कोलोइड सॉल्यूशन को फिल्टर करने के लिए। कैसे करेंगे, देखो, however a filter paper treated with collodion solution followed by hardening by dipping in formaldehyde solution serve the purpose। इसका मतलब क्या है, अगर हम ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर को एक कोलोडियन सॉल्यूशन में डिप कर दें, कोलोडियन सॉल्यूशन क्या करेगा, जो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर का जो लार्ज साइज है, फिल्टर पेपर के अंदर जो पोर्स है उनका जो लार्ज साइज है उसको कम कर देता है। तो पहले हम क्या करेंगे, उसके अंदर पोर्स के अंदर वो फिल हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, उसको फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशन में डिप कर देंगे, तो उसके अंदर जो फिल हो जाते हैं वो हार्ड हो जाएगा और बीच का जो स्पेस है, पोर्स का जो गैप है वो स्मॉल हो जाएगा, और फिर दैट स्मॉल पोर्स जो कंटेनिंग जो फिल्टर पेपर होगा, इट कैन बी यूज फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। अब बात आती है कि कोलोडियन सॉल्यूशन कैसे होगा। कोलोडियन सॉल्यूशन जो होता है जनरली जो यूज करते हैं वो 4% सॉल्यूशन होता है नाइट्रोसेलुलोज का, नाइट्रोसेलुलोज इन ए मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड ईथर। अल्कोहल और ईथर के मिक्सचर में नाइट्रोसेलुलोज का 4% सॉल्यूशन जो है, इसको हम कलेक्टिवली क्या बोल रहे हैं, कोलोडियन सॉल्यूशन बोल रहे हैं। और फिर इस कोलोडियन सॉल्यूशन के अंदर ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर को डिप करेंगे, डिप करने के बाद उसको रिमूव करेंगे, फिर हम उसको दोबारा से फॉर्मल्डिहाइड में डिप करेंगे, फिर वो फिल्टर पेपर हार्ड हो जाता है। इस तरीके से हमारे पास जो न्यू फिल्टर पेपर जो बन के आएगा, दैट विल बी कॉल्ड एज अल्ट्रा फिल्टर पेपर, और फिर हम उस अल्ट्रा फिल्टर पेपर का यूज करेंगे प्रोसेस ऑफ प्योरिफिकेशन के लिए, इसीलिए प्रोसेस को क्या बोला गया, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोला गया है। Next is properties of colloidal solutions. Dear students, when we studied the difference between true solution, colloidal solution and suspension, we studied simple properties like filtrability, settling down, density, etc., particle size. We are going to discuss some important properties. First is physical properties में हम डिस्कस करेंगे ओनली विजिबिलिटी एंड कलर, बिकॉज
फिल्ट्रेबिलिटी है, सेटलिंग डाउन प्रॉपर्टी है, पार्टिकल साइज है, ये प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी जो है डिस्कस कर चुके हैं। द पार्टिकल्स ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन आर नॉट विजिबल टू नेक्ड आई। देखो, जो कोलोइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल हैं उनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, और बाय यूजिंग जो सिंपल माइक्रोस्कोप हम उससे भी नहीं देख सकते। वी हैव टू यूज अल्ट्रा माइक्रोस्कोप टू स्टडी द मोमेंट ऑफ द पार्टिकल और टू स्टडी द पार्टिकल्स ऑफ द कोलोइडल सॉल्यूशन। दे कैन स्कैटर द लाइट। पार्टिकल जो है कोलोइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल जो सस्पेंशन से स्मॉल होते हैं, ट्रू सॉल्यूशन से लार्जर होते हैं, बट दे आर सो इनफ बिगर इन साइज दैट दे कैन स्कैटर द लाइट फॉलिंग ऑन देम। वो इतने इनफ साइज के होते हैं कि अपने ऊपर पड़ने वाली लाइट को स्कैटर कर देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है? व्हेन पार्टिकल लाइट फॉल्स ऑन द पार्टिकल इट स्प्रेड द लाइट फॉलिंग ऑन इट इन ऑल डायरेक्शंस, दैट इज कॉल्ड एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जब पार्टिकल के ऊपर लाइट पड़ती है और लाइट को अपनी चारों तरफ सभी डायरेक्शन में फैला देता है, दिस इज कॉल्ड एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट द पाथ ऑफ लाइट थ्रू द सॉल्यूशन बिकम विजिबल। जब लाइट जो है फॉल करेगी कोलोइडल पार्टिकल्स के ऊपर, तो कोलोइडल पार्टिकल स्कैटरिंग करेंगे, जिसकी वजह से लाइट का पाथ विजिबल हो जाता है सॉल्यूशन में से। अब लाइट का पाथ जो विजिबल होगा वो किसी पार्टिकुलर कलर में होगा, तो कलर ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड अपॉन द वेवलेंथ ऑफ लाइट स्कैटर्ड बाय द पार्टिकल्स ऑफ कोलोइड्स। कोलोइड के पार्टिकल्स किस वेवलेंथ की लाइट को स्कैटर कर रहे हैं उसके बेस पर कोलोइडल सॉल्यूशन का कलर होते हैं। एंड इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ द पार्टिकल्स। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड सोल की बात करते हैं, अगर गोल्ड सोल में फाइन पार्टिकल्स यूज करें, बहुत छोटे पार्टिकल यूज करते हैं, तब उसका कलर रेड होता है। जैसे जैसे पार्टिकल का साइज इंक्रीज करते जाते हैं, उस केस में पहले जो है साइज इंक्रीज होने पर कलर जो है पर्पल में चेंज हो जाएगा, फिर और ज़्यादा साइज इंक्रीज करने पर ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा, और फाइनली लार्ज साइज में क्या हो जाएगा, वो गोल्डन कलर का शो होता है। तो इससे क्या क्लियर होता है कि पार्टिकल कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर आपने रेंज पढ़ी है, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच की रेंज होती है। अब इस रेंज में सारे के सारे कोलोइडल पार्टिकल्स हैं, बट कोलोइडल पार्टिकल्स में स्मॉल है, फाइन पार्टिकल्स हैं, या थोड़ा लार्जर है, या एक्सट्रीम जो लार्ज हैं कोलोइडल रेंज के अंदर, तो उसके अकॉर्डिंग जो है कोलोइडल सॉल्यूशन का कलर अलग अलग हो सकता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, ब्राउनियन मोमेंट। आपने स्टार्टिंग में जब डिफरेंस पढ़ा वहाँ पर आपने ये पढ़ा था कि कोलोइडल सॉल्यूशंस डू नॉट सेटल डाउन, जबकि सस्पेंशन जो है उनको अगर हम अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं आफ्टर सम टाइम। कोलोइडल सॉल्यूशन जब सेटल डाउन नहीं होते तो इसका कारण मैंने बताया था, दीज आर क्वाइट स्टेबल बिकॉज ऑफ द जिगजैग मूवमेंट और ब्राउनियन मूवमेंट। अब वही ब्राउनियन मूवमेंट क्या होती है? ब्राउनियन मूवमेंट इज डिफाइंड एज continuous zigzag movement of colloidal particles in a colloidal solution। जैसे मान लो ये हमारे पास कोई भी कंटेनर है और उसमें colloidal particles हैं, तो colloidal particle क्या करते हैं, इसको स्ट्राइक कर रहा है, इधर मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है, तो लेफ्ट राइट जो है ये जो मूवमेंट होती है दैट इज कॉल्ड एज जिगजैग मूवमेंट। तो इस जिगजैग मूवमेंट की वजह से ही colloidal particles क्या होते हैं, वो ब्राउनियन मूवमेंट शो करते हैं, और इसी मूवमेंट की वजह से वो स्टेबल होते हैं, सेटल डाउन नहीं होते हैं। अब रीजन है कि ये जो ब्राउनियन मूवमेंट है इसका कारण क्या होता है, क्यों ऐसा होता है? तो यहाँ पर देखिए, दिस इज ड्यू टू द रीजन दैट मॉलिक्यूल्स ऑफ डिस्पर्सन मीडियम, मॉलिक्यूल जो है डिस्पर्सन मीडियम के, वो काइनेटिक एनर्जी की वजह से कॉन्टिन्यूसली कोलोइडल पार्टिकल्स के साथ, डिस्पर्स फेज के पार्टिकल के साथ जो है लगातार जो स्ट्राइक करते रहते हैं, और स्ट्राइक करने से जो फोर्स लगता है, फोर्स अप्लाई होता है, दैट रिजल्ट्स इन द जिगजैग मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। तो इस वजह से है और कोलोइडल पार्टिकल जो है लगातार जो है मूवमेंट करते रहते हैं, और वो स्टेबल रहता है और वो सेटल डाउन नहीं होता। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज इन विच वी स्टडी टिंडल इफेक्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, इन ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज वी आर गोइंग टू डिस्कस टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट, द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट due to which path of light becomes visible through colloidal solution is called Tyndall effect। अभी थोड़ी देर पहले भी हमने पढ़ा है कि टिंडल इफेक्ट जो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है, जिसकी वजह से लाइट का पाथ थ्रू सॉल्यूशन विजिबल हो जाता है।
तो दिस इज कॉल्ड एज टिंडल इफेक्ट। ये जो टिंडल इफेक्ट जो है हम 9th क्लास में, लोअर क्लास में भी पढ़ते हैं, बट इसका रीज़न यहाँ पर क्या होता है, इसके लिए टिंडल इफेक्ट शो होने के लिए कंडीशन होती है। फर्स्ट क्या है, द डायमीटर ऑफ डिस्पर्स फेज पार्टिकल इज नॉट मच स्मॉलर एज कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज। जिस भी वेवलेंथ की लाइट को स्कैटरिंग प्रोसेस के लिए यूज कर रहे हैं तो उसकी जो वेवलेंथ है उसके कंपैरिजन में डिस्पर्स फेज के पार्टिकल का साइज बहुत ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, देयर इज लार्ज डिफरेंस इन रिफ्रैक्टिव इंडिसेज ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम पार्टिकल्स। रिफ्रैक्टिव इंडिसेज में डिफरेंस होना चाहिए, लार्ज डिफरेंस होना चाहिए। रिफ्रैक्टिव इंडिसेज के डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसकी वजह से होता है, ड्यू टू डिफरेंस इन देयर डेंसिटीज। तो इनका मतलब दोनों की डेंसिटी में लार्ज डिफरेंस होना चाहिए, जिसकी वजह से वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है दोनों में डिफरेंट होगी। तो इन दो कंडीशंस के बेस पर ही टिंडल इफेक्ट शो होता है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने जो है अभी थोड़ी देर पहले मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ा कि कोलोइडल सॉल्यूशंस आर स्टेबल ड्यू टू ब्राउनियन मोमेंट, बट इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को जब स्टडी किया गया तो ये पाएगा कि स्टेबिलिटी ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन इज ऑल्सो ड्यू टू फैक्ट दैट कोलोइडल पार्टिकल्स आर चार्ज पार्टिकल। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करने से ये पाया गया कि कोलोइडल पार्टिकल्स की जो स्टेबिलिटी है वो इलेक्ट्रिकल चार्ज की वजह से भी है, क्योंकि जो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल है वो कोलोइडल पार्टिकल वो चार्ज होते हैं। आइदर दे कैन हैव पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स और नेगेटिवली चार्ज कोलोइडल पार्टिकल्स। तो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल वो पॉजिटिव चार्ज के भी हो सकते हैं, नेगेटिव चार्ज के भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द चार्ज प्रेजेंट ऑन कोलोइडल ऑन डिस्पर्स फेज पार्टिकल्स। कोलोइडल सॉल्यूशंस कैन बी क्लासिफाइड एज नेगेटिवली चार्ज सोल, पॉजिटिवली चार्ज सोल। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, आर्सेनस सल्फाइड के जो पार्टिकल्स हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। आर्सेनस सल्फाइड डिस्पर्स फेज के पार्टिकल हैं और वाटर डिस्पर्सन मीडियम है। तो जो कोलोइडल सॉल्यूशन है उसको क्या बोला जाएगा, नेगेटिवली चार्ज सोल बोला जाएगा, बिकॉज डिस्पर्स फेज के पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज है। और फेरिक हाइड्रोक्साइड का जो कोलोइडल सॉल्यूशन होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, क्योंकि इसमें जो फेरिक हाइड्रोक्साइड के पार्टिकल है डिस्पर्स फेज के वो पॉजिटिव चार्ज के हैं और वाटर यहाँ पर डिस्पर्सन मीडियम के नेगेटिव चार्ज को बिहेव कर रहे हैं। तो आपने देखा है डिस्पर्सन मीडियम वाटर यहाँ पर तो पॉजिटिव चार्ज का बिहेव कर रहा है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज का बिहेव कर रहा है, बिकॉज वाटर कनेक्ट एज बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स। So dear students, next we will study origin of charge on the colloidal particles. So this we will study in the next lecture. I think this is enough for today. Very important part we have studied. Theoretically part है, फिर भी हमने इसको कवर करने की काफ़ी कोशिश किया, आपको समझ में आ गया होगा। और you have to practice, you have to learn these questions and practice these topics. Thank you and have a nice day.